लेकिन इसने उनके साथ लड़ाई लेना लेना मुनासिब समझो और ये लड़ा। तो जी, राजपूतों के साथ हम देख रहे थे, राजपूतों के साथ दो में काफी जगहों पे ये लड़ा। और इसने जो है रेबल्स और जितने भी राजपूत थे उनको जो है वो डिस्ट्रेस कर दिया। एक चीज आपने नोट की है कि इसने एक्सपेंशन पे नहीं गया, सप्रेशन पे गया। इसने उनको सप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब ये सब लोगों को सप्रेस कर चुका है तो अब अगली एक ही स्टेप आता है, वो है इन्वेजन। इसकी इन्वेजन नहीं, हमारे पास मंगोल इन्वेजन जो है वो होती है। मंगोलों ने, बलबन ने रियलाइज कर लिया था कि मंगोल जो हैं वो सल्तनत को खा जाते हैं। अब की दफा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन गई बाहर में, हमें जो है वो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन पे वर्क करना है। यही वजह है कि इसने कभी भी दिल्ली सल्तनत को नहीं छोड़ा। वजह ये थी कि अगर मैं दिल्ली सल्तनत को छोड़ के जाता हूँ तो मंगोल आ जाएंगे, मंगोल अटैक कर देंगे। किसी भी रियासत का जब सल्तनत का कैपिटल जाता है तो समझा जाता है कि वो रियासत अब चले गई। इसीलिए ये कभी भी दिल्ली को नहीं छोड़ सकता। मंगोल सारे के सारे जो हैं अपना पंजा हर जगह गाड़ रहे थे। क्या गजना, क्या ट्रेन अक्सीना, हर जगह, क्या पंजाब और क्या सिंध, हर जगह पे मंगोल मंगोल हो रहा था। बलबन ने काफी सोच विचार के बाद सोचा कि मुझे एक ऐसी आर्मी बनानी पड़ेगी जो कि हमेशा रेडी रहे और गैरिजन के लिए तैयार रहे, रोकने के लिए तैयार रहे। लाहौर के ओल्ड फोर्ट्रेसेस जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ किले थे उनको दोबारा से तमीर नो करवाया जाता है। वहां पे नए रेजिमेंट्स को भेजा जाता है, यानी आर्मी के नए दस्ते आ जाते हैं। पुराने ऑफिसर्स का इंटरव्यू किया जाता है, सिपाहियों को देखा जाता है, जो अनफिट होता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। पुराने असलों को ले लिया जाता है और इस आर्मी को नया जो है वो अस्ता सप्लाई किया जाता है। अपने कुछ इलाकों के अंदर जिसने उसने देखा कि यहाँ यहाँ से अटैक होने का खदशा है, जैसे समाना है, मुल्तान है, दीपालपुर है, जहां जहां से चंगेज आ सकते थे, वहां पे इंतहाई काबिल ऑफिसर, इतने काबिल के बाद में इनको जहर दे के मारना पड़ा। शेर खान को जो है वो इसने तैनात कर दी। शेर खान बला का जहीन आदमी था, जिसके अंदर बलबन से भी ज्यादा सलाहियतें थी, लेकिन बलबन ने इसे जहर दे के मार दिया था। शेर खान एक ऐसा बहादुर सिपाही था जिसने बड़े अरसे तक बॉर्डर को डिफेंड किया। लेकिन इसकी मौत के बाद मंगोलों ने दोबारा इंडिया पे अटैक कर दिया। मंगोलों के बारे में कहा जाता है कि मंगोलों को शायद ही कोई शिकस्त दे सकता था, लेकिन शेर खान ने अरसे तक उनको रोक के रखा। सुल्तान ने अपने बेटों की तरबियत ठीक ठाक तरीके से की थी। शेर खान इसका कजन था। अपना बड़ा बेटा जिसका नाम मोहम्मद था, मोहम्मद को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आज से तुम पंजाब और सिंध के गवर्नर हो। दूसरा बेटा जिसका नाम बुगरा खान है, जिसे इसने बताया था कि बादशाह का खौफ दिल में रहना चाहिए और बादशाह अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक खास बंदा होता है, उसको समाना और सोनम का गवर्नर बना दिया गया। ये दोनों के दोनों सुल्तान के बेटे होने के साथ साथ बहादुर सिपा सलार भी थे। लड़ाई में जिगर चीरने का हौसला रखते थे और बड़ी गहरी तरबियत थी इनकी। सुल्तान की तरबियत के साथ साथ मंगोलों की पॉलिसीज, मंगोलों ने दोबारा अटैक किया, लेकिन बुरी तरह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। साल 1279 मंगोल जो है वो पूरी की पूरी ताकत के साथ आए, लेकिन मोहम्मद और बुर्गा खान की फोर्सेस ने उनको पुष्पा कर दिया। ऐसा नहीं था कि मंगोल जो हैं वो आसानी से हार मान गए और मंगोलों को फौरन से शिकस्त हो गई। मोहम्मद जो है उसने बड़ी देर तक रोक कर, लेकिन और इसका बेटा मोहम्मद जो है वो मारा भी जाता है उस बैटल के अंदर, जो है वो बाद में जब मंगोल 1286 में आते हैं। लेकिन बहरकैफ इन्होंने दोनों ने मंगोलों को ठीक ठाक तरीके से रोक कर रखा।
मंगोल जब इस शिकस्त के बाद वापस आते हैं तो 1286 में दोबारा आते हैं। आपकी दफा मंगोल जो है वो इसके बेटे मोहम्मद, जिसका मैं बता रहा था, उसको करते थे। बादशाह को बेटे की मौत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमने मंगोलों को शिकस्त दे दी। बंगाल बंगाल में एक अजीबो गरीब सा शोर मच जाता है। वहां पे बागी सर उठाना शुरू कर देते हैं। बादशाह सलामत तक खबर पहुंचती है कि बंगाल से बगावत की खबरें आ रही हैं। बादशाह को यकीन नहीं आता। सारे के सारे स्पाई सिस्टम को दोबारा से चेक किया जाता है और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है उतना बहादुर जिसने बादशाह के खिलाफ बगावत करने का जो है वो सोचा। पता चलता है कि आपका अपना बेटा, तीसरा बेटा तुगरिल खान जो है वो आपकी बगावत में उठ खड़ा हुआ। बंगाल के अंदर ऐसी सिचुएशन तमाम अशरफिया, अरिस्टोक्रेसी और खुद बलबन के लिए बड़ी शर्म की बात। बलबन ने अपने बेटे यानी कि स्लेव, जिसको इसने बेटा बनाया, जैसे अल्तमिश ने इसको बेटा बनाया हुआ था, उसको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नर इसने बनाया था और उसके बाद उसको इस तरह की उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इनके अपने स्लेव जो बेटे हुआ करते थे, जैसे ये अल्तमश का था, जैसे अल्तमश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, वो कभी डिफाई करते। बलबन की उम्र काफी हो चुकी थी, 79 साल, 79 ईयर्स, 80 ईयर्स का तकरीबन ये हो चुका था। बलबन की सेहत इजाजत नहीं देती थी कि इतने लंबे लंबे फासले दिल्ली से वो तय करे और बंगाल तक जाए। तुगलक ने बगावत थे एक स्टेप आगे बढ़ा और उसने ऐलान कर दिया बंगाल आज से एक अलहदा रियासत होगी। और तो और उसने अपने लिए शहनशाह यानी बादशाह का रॉयल टाइटल भी 1279 में चूज कर दिया। ये बातें बलबन को गुस्सा दिलाने के लिए काफी, बल्कि बहुत काफी। अगर इस तरह का सलीब नोबेल कोई भी रिवॉल्ट जो है वो कामयाब हो जाता, रियासत मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाती, सारी की सारी सल्तनत का स्ट्रक्चर और वो डर और खौफ जो बलबन ने कायम किया वो मिनटों में खत्म हो जाता। बलबन ने अपना एक बेहतरीन सिपह सलार अमीन खान को बुलाया। अमीन खान बहुत सी जंगें जीत चुका था और मंगोलों के खिलाफ बड़ा डट के मुकाबला किया हुआ था। इन दिनों ये गवर्नर था औद का। हमने देखा था कि इसने अपने मिलिट्री पर्सनल को दो तरह से तरबियत की थी, एक सिविल और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन। सो औद के गवर्नर अमीर खान को हुक्म जाता है कि आपको सल्तनत के शहनशाह और बादशाह बलबन बुलाते हैं दिल्ली सल्तनत। ये आता है, इसको जंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तुगड़िल के हाथों अमीन खान की शिकस्त को बलबन बर्दाश्त नहीं करता और उसको अपने पास बुला के एग्जीक्यूट यानी कत्ल कर देता है। अमीन खान से भी बहादुर जो है वो एक और सिपा सलार का इंतखाब किया जाता है, जो तिरमिटी तिरमिटी नाम का जो है वो बंदा था। तिरमिटी का इंतखाब किया जाता था। कहा जाता था कि जिस इसने आज तक कोई जंग नहीं हारी, लेकिन इसका भी वही अंजाम होता है जो अमीन खान का होता है। बलबन का पारा सातवें आसमान तक चला जाता है। आखिर दो इंतहाई काबिल सिपा सलारों को और गवर्नर का कत्ल कर दिया जाता है और करने वाला इसका अपना मुंह बोला बेटा तुगरिल है। बादशाह सलामत जितनी ताकत थी सारी की सारी को इकट्ठा करते हैं, और क्यों ना करें, अमीन खान और तिरमिती जैसे इंतहाई काबिल सिपा सलार मारे जाते हैं। 2 लाख के करीब जो है आर्मी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आपकी दफा अपना रियल बेटा जो बुगड़ा खां है उसको साथ लेते हैं और तुगरिल के साथ जो है वो मुकाबले के लिए निकल जाते हैं। 2 लाख की आर्मी और बलबन की मौजूदगी, ये चीजें काफी थी तुगरिल को हिलाने के लिए। तुगरिल के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो वहां से भाग खड़ा होता है। बलबन का गुस्सा ठंडा नहीं होता, सिपाहियों को भेजता है इसको कोने कोने से ढूंढा जाए, जहां पे मिले वहीं पे कत्ल करने का हुक्म दिया जाता है। और अगर किसी को मिला और उसने ना बताया तो वो पूरे का पूरा खानदान कत्ल कर दिया जाएगा, कुछ ऐसा ऐलान बलबन रियासत में करवा देता है। तुगरिल को ढूंढा गया और एग्जीक्यूट कत्ल कर दिया गया। सुल्तान का गुस्सा यहाँ पे ठंडा नहीं हुआ। सुल्तान ने इसके फॉलोअर्स यानी जिन्होंने अतात का ऐलान किया था अपने स्पाई फोर्सेस से
उन तमाम का डाटा निकलवाया। जैसे 9 मई में जियो फोरेंसिक हो रही, अब सड़कों के अंदर, स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो 2 मीलों तक रो ऑफ स्टेक्स हुआ करता था। कुछ ऐसी चीजें जिसमें एक ही काम था कि जो जो तुगलक के फॉलोअर्स थे, जिसने कहा था कि जी आप ही शहंशाह के बादशाह हैं, या तो उनको जलती आग में फेंक दिया जाता या उनको फांसी दे दी जाती, इम्पेल्ड, फांसी पे लटका दिया जाता। आज तक ऐसा मंजर तारीख ने नहीं देखा था, इतना टेरिबल, इतना खौफनाक और इतना डिस्गस्टिंग। लेकिन बलबन ने ये एक खौफ दिल में बिठा दिया कि मेरे खिलाफ बगावत का सोचना भी आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। बुगड़ा खान अपने असल बेटे को तख्त पे बिठाया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल के तौर पर। अपॉइंटमेंट के वक्त उसके कान में एक बात कहता है, काशन हिम टू रिमेन लॉयल टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली से, दिल्ली सल्तनत के साथ वफा करना, वरना मैं तुम में और जिस तरह से मैंने तुगरिल में कोई फर्क नहीं किया, मैं नहीं करूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। ये बातें काफी थी बुगड़ा खान को हिलाने के लिए। बलबन अब जो है एक बुजुर्ग था। कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1887 बलबन की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई तिबी मौत थी, कोई नेचुरल मौत थी तो नेचुरल, लेकिन एक वजह से, शौक से, एक दुख। वह कुछ यूं कि इसका बेटा 1287 में हमने देखा था मोहम्मद, जो कि मंगोल्स के खिलाफ मारा जाता है। कोई भी बंदा जितना भी जालिम होता है, जाबिर होता है, अपने लोगों को लेके वो बहुत सेंसिटिव होता है। बेटे मोहम्मद की मौत ने बलबन को हिला के रख दिया। ये बेड से जा लगा और बहुत बुरी तरह से हार्ट और दूसरे इश्यूज में मुब्तला हुआ। तारीख दान हिस्टोरियन लिखते हैं, जिसमें हमारे पास फरिश्ता, इसमें ईश्वर प्रसाद है और प्रोफेसर मुनीर के अल्फाज हैं कि बलबन की इतना बहादुर इंसान दिनों में खत्म हो गया और 1287 में उसकी मौत हो जाती। इस तरह से एक बहादुर सिपह सलार और सलीब डिनेस्टी का खात्मा होता है। सलीब डिनेस्टी कहने को तो खत्म हो जाती है, लेकिन 3 साल अभी और बाकी। अब हम देखते हैं तनकीदी तौर पर कि बलबन कैसा जो है वो हमारे पास इंसान था। एन एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर। बलबन ने 40 साल तक सीखा था। जब सुल्तान नासिरुद्दीन थे, यानी इल्तुतमिश के बेटे थे, फिर उसके बाद जब वो सुल्तान बनते हैं अपने बाप के जो है वो हुकूमत में, जब उनके पास सारा चार्ज आ जाता है, प्रोफेसर गैजेट लिखते हैं कि बलबन जो है वो उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस दिया जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो एक एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर था। बलबन ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका था, सारे के सारे पीस ऑफ ऑर्डर को मेंटेन कर दिया। ये कंट्री जो कि स्ट्रक्चर जिसका बुरी तरह से टूट रहा था, इसने उसको, उसके शराजे को बिखरने से बचाया। रिबेलियंस, बागियों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उठ खड़े हों, और जैसे इसने द 40 को खत्म किया, 40 लोगों को, वो एक मिसाल ऐसी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। रेबल्स को दबाता चला गया, एस्पानेज सिस्टम को कायम करता है, और एक ऐसी शानदार कोर्ट तख्त बनाता है जिसमें जो है वो हाई ऑफिस इसके कंट्रोल में। ईश्वरी प्रसाद, जो कि हमारे पास एक हिंदू हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि ये हमेशा अपने आप को समझा करता था कि मैं एक वेल ब्रेड ओरिएंटल मनार्क हूँ, मैं बादशाह हूँ, मुझे ये जो किंगशिप दी गई है ये खुदा की तरफ से है। ये यहाँ तक कि हमारे पास जो है ये हर एक से अपनी पूरी शान और शौकत पूरे लिबास में मिला करता था, फुल ड्रेस में, इवन बिफोर हिज प्राइवेट सर्वेंट्स, क्योंकि बादशाह एक अजीम हस्ती है, लोगों से मुख्तलिफ है, किसी से आम लिबास में नहीं मिल सकता। उसने देख लिया था कि अगर हमें मुस्लिम एम्पायर को बचाना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है, एक ऐसी आर्मी जो अंदरूनी मसाइल की बजाय एक्सटर्नल डेंजर्स पर बात करे। आर्मी के पर्सनल्स को बढ़ाया, उनको रीऑर्गेनाइज किया, और फिर इसने उनसे काम लिया। अपनी जितनी भी चीजें थी सबको ब्रूटली इन्फोर्स करता है, और ब्रूटली जो है वो जितने भी रिबेलियंस हैं उन तमाम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डॉक्टर अजीज अहमद कहते हैं कि अगर आप इसकी डिस्ट्रक्शन को इग्नोर करते चले जाएं तो
ये एक ऐसा बंदा था जिसने एक ऐसा निजाम दिया था जिसने लोगों के अंदर खुशहाली लाई, क्योंकि कोई भी करप्शन, चोरी चकारी या इनजस्टिस का नहीं सोच सकता। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि तकरीबन 20 साल तक बलबन ने अपनी रियासत को बचा के रखा, और इसने जो भी रियासत के खिलाफ उठा उसका सर दबा दिया। ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत कभी किसी ने नहीं देखी। किसी भी शख्स के अच्छी खूबियों के साथ बुरी एस्पेक्ट्स भी होते हैं। के अली पाकिस्तानी राइटर हैं, ये लिखते हैं कि बलबन जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज, एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सका। यानी मेरे बाद कौन हुकूमत में आएगा, कोई आइडिया नहीं था। लैंड ले ली गई, वापस ले ली गई तबाहियों से, उस लैंड तक करेंगे क्या, कोई आइडिया नहीं था। सो जमीन के ऊपर किसी भी रियासत की प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली होती है, वो बलबन ने इग्नोर कर दी। ये ठीक है कि उसने हर एक को बड़ी डिक्टेटर लाइक जो है वो डील किया, और ये भी सच है कि अगर वो इस तरह से बिहेव ना करता तो नोबेल इसको खा जाते, इससे कम होता ही ना। लेकिन लोगों के अंदर से दिलचस्पी खत्म हो गई, और यही वजह है कि बलबन की मौत के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो तेजी से नीचे गिरा, क्योंकि लोगों को सुल्तान का खौफ था, मोहब्बत नहीं। जो 40 लोगों का इंस्टीट्यूशन था, द 40 नोबेल, उसको खत्म कर दिया गया। ये 40 नोबेल वही था जिसने बलबन समेत बहुत से काबिल एडमिनिस्ट्रेटर दिए थे, लेकिन इसने नोबेलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया। नतीजतन इसके बाद आने वाला कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो इसको संभाल सकता, और इसकी अपनी स्लेव डेंसिटी या ममूलिक डेंसिटी खत्म हो जाती। बलबन मुकामी लोगों को, यानी इंडियंस को, कभी भी किसी किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं करता था। उसे लगता था ये लोग धोखा देंगे, चीट करेंगे। यही वजह है कि आम लोग उससे नफरत करना शुरू हो गए। तो उन्हें लगता था कि ये बंदा जो है वो हमारा है ही नहीं। रेशियलिज्म, मायोपिक पॉलिसी था। इस वजह से खिलजियों की रेवोल्यूशन वजूद में आती है, और ये डेंसिटी जिसका नाम स्लेव डेंसिटी है अपने इख्तिताम को पहुंचती। प्लीज, देयर वाज समथिंग अबाउट बलबन, एक ऐसे सिपा सलार की कहानी जो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी, और ये पेपर में भी काफी दफा आ चुका क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आज के लेक्चर से बड़ी सी चीजें आपने समझी होंगी। तो मुलाकात होती है फिर आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखिए, एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। खुदा हाफिज। तो क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? जुल्म कर रहा है सर, सर जी जालिम लगता है, जालिम लगता ही ज़हीन होता है, सर जी जालिम लगता ही ज़हीन होता है। अच्छा, क्या लिख दिया है? नहीं, बलबन को पता चल गया ना, तो उसने आ जाना आपके पास। ठीक है, तो उसने नाराज हो जाना आपसे कि ये मेरे बारे में नहीं क्या लिखा। नहीं, टेक केयर, खुदा हाफिज।